हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नेम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आइए आज शुरू करते हैं जेई का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसके शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर टॉपिक को कंसीडर करेंगे, लेकिन जेई मेंस की तैयारी करने से पहले कोई एक दो बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी मेरी। जैसे कि मैथमेटिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स में अगर आप इस सब्जेक्ट को इजी बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना इस सब्जेक्ट के जो बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उस पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड करना पड़ेगा। सेकेंडरी जो बेस बोला जाता है इस सब्जेक्ट का, कि कहते हैं ना कि द की ऑफ मैथमेटिक्स, वो है प्रैक्टिस। आपको जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो आपको कहते हैं कि दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में जहाँ तक मैं जानता हूँ, दो बातें एक मैं जेई के स्टूडेंट्स के लिए दो बातें बहुत ही क्रिटिकल हैं। उनमें से पहली जो है वो है आपकी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपके पास होनी चाहिए आकुरेशी, जिसे आप राइट डायरेक्शन भी कह सकते हैं। राइट डायरेक्शन ये क्या है? ये है एक्चुअली जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इतना समय नहीं रहता है कि हम उसको सॉल्व करें, कुछ दूर तक जाएं, इसके बाद हमारा जो राइट डायरेक्शन है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो सही ना हमें महसूस हो कि वो सही नहीं है, इसके बाद फिर बैक हों, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि उस क्वेश्चन को स्टूडेंट को छोड़ना ही पड़ता है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेंडेंसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी स्पीड। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास स्पीड अगर अच्छी है तो नो डाउट फिर इसमें कोई शक नहीं कि आप एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपकी तभी हो सकती हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपके पास इस सब्जेक्ट का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। सो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वास्तव में क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के लिए कंसीडर करते हैं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली क्या है। देखिए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वास्तव में एक तरह का मैनेजमेंट है। जब हम कुछ नंबर्स को, ये हमारी जितने भी स्मॉल ए में लिखे हैं, A11, A12, A1n, A21, 22, 2n, M1, M2, Mn, जब हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करते हैं किसी रो और किसी कॉलम के स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जब हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स कहलाता है। नो डाउट अब आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप की नंबर्स होंगी। तो ये नंबर्स को लेकर के बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी रियल नंबर्स भी हो सकती हैं और हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती हैं। अच्छा, इन नंबर्स को अगर हम सारी की सारी नंबर इन रियल नंबर को प्लेस करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स की जितनी भी नंबर्स ये रखी हुई हैं, अगर ये हमारी रियल नंबर्स हैं तो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारी एक रियल मैट्रिक्स है। अगर ये सारी की सारी नंबर्स हमारी रियल नंबर्स हैं तो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है रियल नंबर्स। अच्छा, दूसरी चीज़, इस मैट्रिक्स में ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट रो, ये कहलाती है हमारी सेकेंड रो, और इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो इस वाइस अगर हम चलेंगे तो ये सारी की सारी हमारी कहलाती हैं रोज़। जैसे कि हमारी ये हो गई जाके फर्स्ट रो, जिसे R1 से डिनोट कर सकते हैं, ये हमारी हो गई सेकेंड रो, और इसी तरह से चलते चले जाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी mth रो, जिसे मैं RM से डिनोट कर सकता हूँ। लाइक दिस, अगर मैं इस तरह से चलूँ वर्टिकल, ये तो हम हॉरिजॉन्टल चले, अगर मैं वर्टिकल चलता हूँ तो वर्टिकल में ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये हमारा कहलाता है फर्स्ट कॉलम, जिसे मैंने C1 से डिनोट किया।
ये हमारा कहलाता है सेकेंड कॉलम, और ये हमारा कहलाता है nth कॉलम, जिसे मैंने Cn से डिनोट किया। जैसे कि अगर मान लो मैं नॉर्मली अगर एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, नॉर्मली मैंने कोई मैट्रिक्स ली A इज इक्वल टू 3 2 5 7 1 0। नॉर्मली अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ली तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। रो की अगर काउंटिंग करनी है तो इसमें ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट रो, और ये हमारी हो जाएगी सेकेंड रो, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम C1, ये हमारा सेकेंड कॉलम C2, और ये हमारा थर्ड कॉलम C3। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इस मैट्रिक्स में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें हमारी 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। टोटल हमारे कितने हो गए जाकर के 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और नो डाउट सारी की सारी नंबर्स जो इस मैट्रिक्स में आपको दिखाई दे रही हैं सारी की सारी रियल नंबर्स हैं, इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक रियल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसे मैंने यहाँ पर डिनोट भी किया है। ये जो m क्रॉस n, ये जो m क्रॉस n है, एक्चुअली ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? एक्चुअली किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। ऑर्डर से हमारा मतलब होता है उसकी नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग करना। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इस मैट्रिक्स में हमारी 2 रोज दिख रही हैं और हमारे 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, नो डाउट ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज जो कि हमारी कितनी है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे कितने हैं 3। तो ऑर्डर का मतलब होता है, आप चाहें तो इसे याद भी करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है m क्रॉस n, यानी कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये 2 चीज़ें हो गई कि वास्तव में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, वो स्ट्रक्चर हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल जितनी भी नंबर्स होती हैं ये फॉर्मेट करती हैं रोज को, और ये जो वर्टिकल नंबर्स हमारी हैं ये फॉर्मेट करती हैं कॉलम्स को। अच्छा, रोज की जो काउंटिंग होती है, रोज की काउंटिंग ऊपर से नीचे होती है। जैसे अगर मैं रो काउंट करूंगा तो ये हमारी फर्स्ट रो कहलाएगी, ये हमारी सेकेंड रो कहलाएगी, इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो रोज की जो काउंटिंग होती है वो ऊपर से नीचे होती है, टॉप से बॉटम की ओर। और जो कॉलम्स की काउंटिंग होती है, कॉलम्स की काउंटिंग होती है लेफ्ट से राइट की ओर। जैसे अगर मैं कॉलम्स की काउंटिंग करूंगा तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा, ये हमारा सेकंड कॉलम होगा, ये हमारा इसी तरह से चलते चले जाएंगे। तो रोज हमारा चलता है टॉप से बॉटम की ओर और कॉलम्स हमारा चलता है लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, एक्चुअली यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है मैट्रिक्स, जिसमें हमारी रियल नंबर्स भी हो सकती हैं, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती हैं। सेकेंडरी चीज़ मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ऑर्डर कुछ नहीं होता है, एक्चुअली ऑर्डर होता है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और क्रॉस का एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स। ये इंडिकेट करता है, ऑर्डर इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं हमारी और कितने कॉलम्स हैं हमारे। नेक्स्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ए आई जे। आप देख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को मैं डिनोट कर सकता हूँ ए इज इक्वल टू ए आई जे, इस तरह से। यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स में रोज हमारी कितनी है m, कॉलम्स हमारे कितने हैं n। और ये जो ए आई जे हैं, एक्चुअली ए आई जे वास्तव में एलिमेंट्स होते हैं। ए आई जे का मतलब होता है कि ए आई जे का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में ith रो और jth कॉलम वाला इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं एक नोटेशन देता हूं जिसका नाम है ए आई जे। इसका मतलब ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया किसी भी मैट्रिक्स को, मैंने लिया 3 2 5 7 -1 और 0। अब हमें क्या करना है कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करना है। एनीवे कोई भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती, कोई भी हमसे पूछ सकता है
कि जैसे A11 क्या होगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में A11, तो A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्टिंग एलिमेंट। अपन अगर चलेंगे तो फर्स्ट रो हमारी ये हुई, फर्स्ट कॉलम हमारा ये हुआ, तो जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आएगा, जैसे फर्स्ट रो हमने ये कहा, फर्स्ट कॉलम मैंने ये कहा, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा कितना दिखाई दे रहा है 3, तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसी तरह से A12 कितना है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो हमारी ये हुई, सेकेंड कॉलम हमारा ये हुआ, इसका जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट बनेगा वो हमारा बनेगा 2, तो A12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। इसी तरह से A13 कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से अब चलते हैं सेकेंड रो की तरफ। जब कभी सेकेंड रो की बात करेंगे तो A21, A22, A23 से शुरू हो जाएगा। थर्ड रो की बात करेंगे A31, A32, A33 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो A21 की वैल्यू हमारी है 7, A22 की वैल्यू है हमारी -1 और A23 की वैल्यू है हमारी 0। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की पहचान लगा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है कि फाइंड ए 2, 3 मैट्रिक्स। यहाँ पर ये जो लिखा है 2 क्रॉस 3, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 क्रॉस 3, यानी कि उस मैट्रिक्स में हमारी रोज कितनी होंगी 2, हमारे कॉलम्स कितने होंगे 3। तो ये जो कभी भी इस तरह से लिख दे क्रॉस में, इसका मतलब ये होता है कि आपको इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स को फॉर्मेट करना है। अच्छा, एलिमेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन दी है वो हमारी दी है Aij = I + 2j। आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं कि हमें इस मैट्रिक्स को बनाना है। तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी A23 यानी कि 2 रो और 3 कॉलम्स। तो 2 रो और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स को अगर लिखेंगे तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं A11, A12 और A13। इसका मतलब हमारा कॉलम देखिए कितना है, कॉलम हमारे 3 शो हो रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और रो हमें कितनी लेना है, रो हमें 2 लेना है। तो एक रो आपको और बनानी पड़ेगी, सेकंड रो की बिगनिंग हम किससे करते हैं A21, इसी तरह से A22, इसी तरह से A23। इस तरह से हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। नो डाउट कहता है कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाओ। तो इस मैट्रिक्स में हमें 2 रो दिखाई दे रही हैं और हमें 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए आपका गिवन है कि मैट्रिक्स में Aij एक तरह का एक फॉर्मूला टाइप का दिया है, इसकी मदद से ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे A11 हमें निकालना है तो I और J दोनों की जगह 1 1 प्लेस करना पड़ेगा। A12 निकालना है, I की जगह 1, J की जगह 2 प्लेस करना पड़ेगा। A13 निकालना है, I की जगह 1, J की जगह 3 प्लेस करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले A11 I की जगह 1, J की जगह 1 प्लेस करेंगे तो 1 + 2 × 1, ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से A12 निकालेंगे, I की जगह 1, J की जगह 2 प्लेस करना पड़ेगा। I की जगह 1 और J की जगह 2 प्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2। तो टोटल हमारा कितना आएगा, टोटल हमारा आएगा 5। इसी तरह से A13 निकालना है, I की जगह 1, J की जगह 3, I की जगह 1 और J की जगह 3, तो प्लस 2 × 3, ये टोटल हमारा कितना हो गया 7। हम इनको यहाँ पर प्लेस करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो हमारी बन चुकी है। फर्स्ट रो की जगह हमारा आ जाएगा A11 की जगह 3, A12 की जगह 5 और A13 की जगह 7। तो ये हमारा हो गया 3 5 7। इसी तरह से अगर A21 निकालें तो I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, ये टोटल हमारा कितना आएगा 4। और A22 के लिए J और I दोनों की जगह 2 2 रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6।
और इसी तरह से 2 3 के लिए i की जगह 2 और j की जगह 3 प्लेस करेंगे तो 6 2, ये टोटल कितना आ जाएगा 8। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी, जो पूछ रहा था कि आपको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 2 क्रॉस 3 और जिसके एलिमेंट्स को हम कहाँ से पिक करेंगे, एलिमेंट्स को हम इस तरह से पिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट बनाया कि जो मैट्रिक्स हमें बनानी है उसका फॉर्मेट हमारा इस तरह से होगा, और फॉर्मेट बनाने के बाद इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ से i और j की वैल्यू, i और j की जगह वैल्यू प्लेस कर करके हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है। ऑर्डर हमेशा ये जो बॉक्स है, बॉक्स के कॉर्नर पर ये ऑर्डर लिखा जाता है क्रॉस फॉर्म में। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा कि ऑर्डर के लिए मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर को केवल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाता है, उससे ये इंडिकेट होता है कि इस मैट्रिक्स में रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, बाय द वे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें ये जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा ये एक्चुअली उस मैट्रिक्स में आने वाली नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज मैट्रिक्स में आने वाली एंट्रीज होती हैं। जैसे प्रेजेंट केस में ये हमारी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 3 है, और नो डाउट अगर मैं इसके एलिमेंट्स को काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारी कितनी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स में, 6 हैं। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है उस मैट्रिक्स में आने वाले नंबर ऑफ एंट्रीज। तो ये सब बातें थी। यहाँ पर मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से फॉर्मेट किया जाए। अगर पर्टिकुलर कोई एलिमेंट्स दे दिया जाए, किसी एलिमेंट्स का दे दिया जाए, कोई नोटेशन दे दिया जाए कि भाई एलिमेंट्स को हम इस नोटेशन से निकाल सकते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, वो किसी भी ऑर्डर का निकालना पड़े। ऑर्डर को हम केवल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लाई का रिजल्ट निकाले तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट वास्तव में कुछ क्या शो करता है, उस मैट्रिक्स में आने वाली नंबर ऑफ एंट्रीज को शो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी जानकारी होना चाहिए। स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कहता लिखा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज 60 देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर पॉसिबल। इसमें उसने कुछ नहीं किया, इसमें उसने टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को गिवन कर दिया और हमसे पूछ दिया कितने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बन सकती, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं, जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी, है ना, इतने एलिमेंट्स की जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी उनके ऑर्डर क्या क्या होंगे, टोटल डिफरेंट ऑर्डर कितने होंगे। तो आप देखिएगा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं 60, और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज एक्चुअली क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का एक प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं 60 के फैक्टराइजेशन निकाल लूं, जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे वो हर फैक्टराइजेशन वास्तव में एक ऑर्डर शो करता है मैट्रिक्स का। तो आइए डिस्कस करते हैं कि 60 के फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकते हैं। 1 पहले तो हो सकता है 1 into 60, राइट। इसके बाद हो सकता है 2 into 30, इसके बाद 3 into 20 है। एक ऑर्डर ये हो गया, एक ऑर्डर ये हो गया, एक ऑर्डर ये हो गया। आप देखिएगा इस तरह का जो होता था वो हमारा ऑर्डर कहलाता था, और इसका रिजल्ट हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता था। तो इसमें क्या है, इसमें वास्तव में नंबर ऑफ एंट्रीज ही दे रखा है मैट्रिक्स में, और हमें इसके ऑर्डर निकालने हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट आएंगे दो नंबर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो एक ऑर्डर को शो करता है मैट्रिक्स को। आगे चलिए, 4 के साथ, 4 के साथ 4 into 15 हो सकता है। इसके बाद 5 के साथ 12 हो सकता है। 6 के साथ 10 आएगा। 7 के साथ हो नहीं सकता, 8 के साथ हो नहीं सकता, 9 के साथ हो नहीं सकता है। अब ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। 10 के साथ 10 into 6 इसका रिवर्स हो गया। इसी तरह से 11 के साथ हो नहीं सकता, इसका रिवर्स हो जाएगा। 12 into 5 इसका हो जाएगा 15 into 4,
इसका हो जाएगा 20 इंटू 3 और 30 इंटू 2 और 60 इंटू 1। इसके अलावा और कोई भी फैक्टराइजेशन इस नंबर के पॉसिबल नहीं है। और हर फैक्टराइजेशन वास्तव में क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो आइए काउंट करते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 60 हैं तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स के क्या क्या हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और शायद 6 ये भी होंगे, तो टोटल हमारे ऑर्डर कितने हो गए 12। तो अगर टोटल ऑर्डर्स की मैं बात करूं कि टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स इस नंबर ऑफ एंट्रीज वाली मैट्रिक्स के टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे हो सकते हैं 12। इसी तरह के छोटे छोटे से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाय द वे, जैसे उसने कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 13 है, तो कहता है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कि मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स हमारे 13 है। तो कहते हैं कि मैट्रिक्स हमारी किस किस ऑर्डर की बन सकती है। तो आइए 13 के अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो आपको सबको पता है इसके केवल प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। एक तो हो जाएगा 1 इंटू 13 और एक हो जाएगा 13 इंटू 1। तो इतनी एंट्रीज वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर केवल दो तरह के हो सकते हैं। एक आपका ये हो सकता है कि 1 क्रॉस 13 और दूसरा आपका ये हो सकता है कि 13 क्रॉस 1। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने होंगे 13। और इस वाली मैट्रिक्स में हमारी नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 13 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने होंगे 1। चलिए नेक्स्ट उसने कह दिया कि हमारे 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर्स होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। अगर 6 एलिमेंट हैं तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे 1 इंटू 6, इसके बाद 2 इंटू 3, इसके बाद 3 इंटू 2 और फाइनली 6 इंटू 1। तो टोटल ऑर्डर्स हमें कितने मिले, टोटल ऑर्डर्स हमें मिल गए 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एंट्रीज को गिवन कर देता है तो उस मैट्रिक्स के टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हम निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बहुत ही पावरफुल, बल्कि ये कहना चाहिए इसके बिना तो मैट्रिक्स अधूरा ही है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आइए पहले सीखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है ना, यानी कि जैसा कि हमने नाम लिया ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तुरंत हमारे ब्रेन में एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल होंगी। तो दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होंगी, आइए सीखते हैं। दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल होंगी, उसकी दो छोटी छोटी सी शर्तें हैं, दो छोटी छोटी सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों हमारी इक्वल होंगी। चलिए नाम दे सकते हैं हम इनका, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हमारे इक्वल होंगी। पहली कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम दोनों का सेम होना चाहिए, फ्रेम दोनों का एक सा होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, सभी आई और जे के लिए ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे से हमारा मतलब है कि मैट्रिक्स ए का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और मैट्रिक्स बी का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए में जिस प्लेस पर है वही एलिमेंट उसी प्लेस पर मैट्रिक्स बी में होना चाहिए। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स में करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन ये दे दिया है कि x और y की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं, तो कहता है x और y की वैल्यूज बताइए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। आइए इसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। इसका ऑर्डर है, इसमें रो अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट रो आपको दिख रही होगी, सेकंड रो दिख रही होगी, इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो इसमें रो कितनी है 2 और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया। नो डाउट इस मैट्रिक्स का
ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर इसका कितना है 2 क्रॉस 2, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हमारा कितना है 2 क्रॉस 2। तो पहली जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा कैसा है, सेम है। अब फाइनली चलते हैं, फाइनली सेकंड कंडीशन है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है इसका A11 इसका B11 सेम होना चाहिए, A12 B12 सेम होना चाहिए, A13 B13 सेम होना चाहिए, और सॉरी A21 और B21 सेम होना चाहिए, और A22 और B22 सेम होना चाहिए। सेम प्लेस पर सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल हैं तो हम ये कर सकते हैं कि पहला और पहला इक्वल कर दो। यहाँ पर हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू -x - 1। अच्छा, दूसरा और दूसरा हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2y + x इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इस x को इधर ट्रांसपोज करूँगा, 3 को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये हमें मिल गया, x इधर आएगा तो ये कितना हो गया 2x, और 3 हमारा इधर जाएगा तो ये कितना हो गया -4। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -2। अच्छा, x की वैल्यू मिली, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो 2y x की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस किया, -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2 को उधर ट्रांसपोज करें तो 2y इज इक्वल टू हमें मिला 2, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिली कितनी 1, y की वैल्यू हमें मिली 1 और x की वैल्यू हमें मिली -2। अच्छा, z की वैल्यू निकालना है, कहता है x, y, z और w की वैल्यू निकालो। तो z के लिए आपको भी दिख रहा होगा कि z - 1 को हम किसके इक्वल कर सकते हैं 3 के, तो z - 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और इसी तरह से ये फोर्थ एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसको हमने इसके इक्वल किया, 4w - 8 इज इक्वल टू ट्वाइस w को इधर ट्रांसपोज करो, 8 को इधर ट्रांसपोज करो, तो ये 4w से ट्वाइस w सब्ट्रैक्ट होके कितना हो गया 2w इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से w इज इक्वल टू कितना हो गया 8/2 यानी कि 4। तो कहता है कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x, y, z और w की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने कुछ नहीं किया, पहले दोनों को ऑर्डर वेरीफाई कराया, दोनों को ऑर्डर वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद हमने एक काम किया कि अगर दोनों इक्वल हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें इक्वल करना है। हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल कर दिया, x की वैल्यू आ गई, सेकेंड को सेकेंड के इक्वल कर दिया, y की वैल्यू आ गई, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के इक्वल कर दिया, z की वैल्यू आ गई, और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल कर दिया, w की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी सी मैट्रिक्स इक्वेशंस बनती हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का सहारा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही पावरफुल टूल, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ढेर सारी मैट्रिसेस के विषय में हम सीखने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है, मेन है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका शेप एंड साइज हमारा रेक्टेंगल के टाइप का हो। रेक्टेंगल हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो सकता है, एक हमारा वर्टिकल रेक्टेंगल हो सकता है। तो आइए सीखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कब बनती है। साफ साफ लिखा है कि जब m नॉट इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हों, सेम ना हो। रो हमारी कुछ हो, कॉलम हमारे कुछ हो, इन दोनों की नंबर अलग अलग हो, तो मैट्रिसेस हमारी क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रो और कॉलम अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। रो की नंबर और कॉलम की नंबर डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट है, यहाँ पर मैं देखता हूँ रो हमारी कितनी है, फर्स्ट रो, इसके बाद सेकंड रो, इसके बाद ये हमारी हो गई थर्ड रो। कॉलम हमारे कितने हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हमारा हो गया सेकंड कॉलम। रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2।
यहाँ रो की नंबर, कॉलम की नंबर डिफरेंट है, मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम हमारी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसका भी ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो हमारी कितनी है 2, कॉलम हमारे कितने हैं 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो ये भी हमारी क्या होगी जाकर के, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हाँ जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जाना, अब इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा लिखा पढ़ा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में m की वैल्यू 1 हो, m की वैल्यू 1 का मतलब जिसमें केवल एक रो हो, अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो है, सिंगल रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3, रो हमारी कितनी है, केवल एक रो है, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो रो हमारी एक है, कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कॉलम की नंबर 1 हो, रो हमारी कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम अगर 1 हो तो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। ये एक सिंगल कॉलम है, लेकिन रो हमारी कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको मिलेगा, रो हमारी कितनी है 1 और कॉलम हमारे कितने हैं 3। इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें रो हमारी कितनी है 3 और कॉलम हमारी कितने हैं 1। तो दो टाइप के रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को जाना कि रो मैट्रिसेस क्या, रो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें केवल एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें केवल एक कॉलम हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है अगर m = 1 n = 1, यानी कि रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो, सिंगल सिंगल, नंबर ऑफ रो भी सिंगल हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सिंगल हो, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सिंगलेटन मैट्रिक्स। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज भी हमारी कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। नेक्स्ट है m > n, वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर रो की नंबर कॉलम से ज़्यादा हो, रो ज़्यादा हो कॉलम कम हो, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए रो ज़्यादा हो, इसमें रो हमारी कितनी है 3, कॉलम हमारे कितने हैं 2, तो कैसी हो गई हमारी, वर्टिकल मैट्रिक्स। और इसका शेप भी आपको वर्टिकल टाइप का दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है रो कम हो कॉलम ज़्यादा हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से लेस होना चाहिए, तब मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अच्छा, दो छोटे छोटे से क्वेश्चन है मेरे। जैसे मैंने ये 5 टाइप के मैट्रिक्स को जाना कि रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, सिंगलेटन मैट्रिक्स जिसमें रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो, इसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स इसमें रो ज़्यादा हो, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसमें रो कम होनी चाहिए, कॉलम्स की नंबर हमारी ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, रो और कॉलम, तो नो डाउट ये कॉलम मैट्रिक्स भी एक तरह की वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। जी हाँ, इसको हम इसे मिला सकते हैं। अगर कोई कह दे कि कॉलम मैट्रिक्स हमारी क्या है, तो कह देना वर्टिकल मैट्रिक्स है। और रो मैट्रिक्स हमारी क्या है, तो रो मैट्रिक्स को हम इससे मिला सकते हैं कि वास्तव में रो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एक तरह की हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। तो ये 5 टाइप्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके सामने है। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद नंबर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हों, अलग अलग हों, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। इसका अगर मैं रिवर्स कर दूं, कन्वर्स कर दूं कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है। सो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल हैं, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर से एक बार, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरी चीज कि मैट्रिक्स ऑल दोज एलिमेंट्स आर पॉजिटिव इज कॉल्ड ए पॉजिटिव मैट्रिसेस। ये नॉर्मल सी बात है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेन चीज है हमारी लीडिंग डायगोनल। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये चीज क्या होती है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल क्या होता है।
स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल। देखिए एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं, जैसे मैंने कहा किसी मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू 2 5 7 0 1 3 और -1 -2 एंड 9, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में रो हमारी कितनी है 3, कॉलम हमारे कितने हैं 3, नो डाउट इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके ऑर्डर को, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की 3 ऑर्डर की। एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, इसको शॉर्ट में ये भी कहा जाता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की 3 ऑर्डर की। चूंकि इसमें दोनों सेम है तो इसलिए केवल एक ले लिया जाता है कि 3 ऑर्डर की है, ये 4 ऑर्डर की है। अगर 2 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है तो इसका मतलब रो और कॉलम कितने होंगे 2 होंगे। 3 ऑर्डर है, रो और कॉलम कितने होंगे, रो और कॉलम हमारे 3 होंगे। तो इसमें ये जो एक लाइन हमने बनाई 219 वाली, इस लाइन को कहा जाता है लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। और इन एलिमेंट्स को जो इन लाइन पर लाई कर रहे हैं, इन एलिमेंट्स को कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट्स। जो आपकी पहली बात है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है? एक्चुअली लीडिंग डायगोनल ये होता है किसी भी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स हमारे A11, A22, A33, A44, A55 जो इन प्लेसेस पर होंगे वो एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। और वो जो मैं डायगोनल बनाऊंगा वो जो मैं डायगोनल बनाऊंगा वो डायगोनल हमारा कहलाता है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। आगे जाकर के ये जो लीडिंग डायगोनल है, आगे जाकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम सीखेंगे मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं तो वास्तव में ये लीडिंग डायगोनल ही हमारा काम आता है। सो नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं कि AIJ और AJI ये आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट कहलाते हैं। जैसे मैंने लिया A12 लिया, फिर मैंने लिया A21, तो 0 और 5 हमारे कैसे हो गए, कॉन्जुगेट हो गए। मैंने A12 लिया, मैंने A21 लिया, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे कैसे कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाएंगे। और जो भी एलिमेंट्स हमारे A11, A22, A33, 44, A55 इन प्लेसेस पर होंगे वो एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और जो लाइन हम ये बनाते हैं, जिस तरह से क्वाड्रिलेटरल वगैरह में हम डायगोनल खींचते हैं, तो जो ये लाइन बनाते हैं ये लाइन हमारी कहलाती है लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर क्या एक ही तरह का डायगोनल होगा, रेक्टेंगल में स्क्वायर में तो 2 तरह के डायगोनल होते हैं, तो क्या इसमें एक ही तरह का डायगोनल होगा? तो मैं बता दूं वास्तव में इसमें भी 2 तरह के डायगोनल होते हैं। एक हमारा डायगोनल ये भी हो जाएगा, तो ये जो डायगोनल होता है ये कहलाता है फर्स्ट डायगोनल, और ये जो डायगोनल होता है ये हमारा कहलाता है सेकंड डायगोनल। लेकिन ये हमारा यूज़ में ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा स्टूडेंट इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ये हमारा मेन डायगोनल जो होता है ये आगे यूज़ में खूब आता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स। जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के टाइप्स जाने थे, उसी तरह से आइए सीखते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इधर डायगोनल मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि एट लीस्ट वन AIJ नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेन डायगोनल है इसके अदर देन जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 0 होने चाहिए। क्या मेन डायगोनल के अलावा, मेन डायगोनल के अदर देन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये सारे के सारे 0 होंगे, ये सारे के सारे कैसे होंगे? तो उसकी कंडीशन है कि ये जो मेन डायगोनल है इसमें भी 0 हो सकते हैं, इसमें भी 0 हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए, कम से कम एक हमारा नॉन 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ले लिया 2 0 0 0
0 और 0 0 0 5, ये भी हमारा एक मेन डायगोनल होगा। ये जो मैंने बनाया इसे भी मैं मेन डायगोनल कह सकता हूँ, ये भी हमारा एक मेन डायगोनल होगा। और अगर यहाँ पर भी 0 लिख दिया जाए तो ये भी हमारा एक मेन डायगोनल हो गया। कंडीशन ये है कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे तो 0 हैं ही, लेकिन मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। कम से कम कोई ना कोई एलिमेंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, इसका जो नोटेशन है, नोटेशन बहुत ही अच्छा है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है इस एक छोटे से सिंबल से। आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख लो, जैसे मैंने कहा 2 0 0 5 एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसे शॉर्ट में हम ये भी लिख सकते हैं DIAG, डायगोनल, और इसके अंदर हमें लिखना होगा 2, 5। अगर आप केवल इतना भी लिख देते हैं तब भी इसका मतलब ये होगा। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स जाना कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक्चुअली वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हों, वो मैट्रिक्स हमारी कहलाती है डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, ये 2 टाइप के होते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अभी क्या होता था कि मेन डायगोनल हम डिफरेंट एलिमेंट्स रखते थे। अगर ये तीनों एलिमेंट सेम कर दें, अगर ये तीनों एलिमेंट सेम कर दें तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन शर्त ये है कि ये जो भी आप रखेंगे सेम, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकता हूँ कि 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का हमारा ये टाइप है कि अगर ये सारे के सारे मेन डायगोनल इस स्केलर मैट्रिक्स में 1 प्लेस कर देते हैं तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। यूनिट मैट्रिक्स, या इसका एक दूसरा नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के हमारे 2 टाइप होते हैं। एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल सेम हो, मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हो, हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि अगर मेन डायगोनल की जगह 1 प्लेस कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आगे आप देखिएगा कि हर टाइप के मैट्रिसेस में यूनिट मैट्रिक्स का हमारा यूज होने वाला है। ये अलग अलग ऑर्डर की होती है। जैसे यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हमारी दिखाई दे रही है, हमारी 3rd ऑर्डर की है, जिसको मैंने किससे डिनोट किया, I3 से। 2nd ऑर्डर की अगर मैं लूँ, 2nd ऑर्डर की, तो उसको I2 से डिनोट करेंगे। 2nd ऑर्डर की हो जाएगी 1 0 0 1। इस तरह से 2nd ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से 4th ऑर्डर की भी ले सकते हैं, 5th ऑर्डर की भी ले सकते हैं। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। अच्छा, इन सब को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखिए, ये I2 का मतलब है कि 2nd ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I3 का मतलब है 3rd ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन जनरली इसको मैं कैपिटल I से डिनोट करता हूँ। ये स्पेशल नोटेशन हो गए जा करके। और अगर इसका जनरल नोटेशन की बात करूं तो इसका जनरल नोटेशन हमारा हो जाएगा कैपिटल I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड, लेफ्ट में चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। फर्स्ट टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरह के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें Aij इज इक्वल टू 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अगर मैं बात करूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, तो कहता I ग्रेटर देन J के लिए Aij सारी के सारे 0 होने चाहिए। कहने का मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर एक अप साइड एक ट्रायंगल बने और उसके नीचे सारे 0 0 हों तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक बार फिर से कहेंगे कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल बनाए, अप साइड बने और उसके नीचे सारे के सारे 0 दिख रहे हों तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए I लेस देन J। देखिए यहाँ पर ये भी समझना होगा I ग्रेटर देन J। I ग्रेटर देन J यानी कि सारे के सारे 0 होने चाहिए। I पहला इंडेक्स दूसरे से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे A21 ले लेते हैं, A21 हमारा 0 होना चाहिए, A31 0, A32 0, और बाकी सारे हमारे 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ना सारे के सारे 0 नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसके नीचे के सारे 0 होने चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल हमारा लोअर साइड बनेगा और
ट्राइंगल लोअर साइड बना और उसके ऊपर के सारे जीरो हो गए, तो जहां पर ट्राइंगल बने उसको मैं कह दूंगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ट्राइंगल हमारा अप साइड बन रहा था, जीरो हमारे नीचे थे, इसे कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें ट्राइंगल हमारा नीचे बन रहा था, इसे कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में हमारे ये जो दो टाइप के हो गए जाके कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, बट ना ये जो कहानी है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स की, चाहे वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो चाहे हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो, ये आगे जा कर के बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, जिसमें हमने जाना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मेन टाइप हमारे दो ही होते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम की नंबर अलग अलग हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम की नंबर सेम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के 4-5 टाइप मिले थे हमें, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलेटन मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के हमें कुछ टाइप मिले, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 हो गए, अपर और लोअर। और डायगोनल मैट्रिक्स मेन हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स के हमें 2 टाइप मिले, पहला है हमारा स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा है हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये टोटल टाइप्स है। आगे जाकर के स्क्वायर मैट्रिक्स के हम और भी बहुत सारे टाइप्स सीखने वाले हैं, लेकिन फंडामेंटली बिगिनिंग में इतने मैट्रिक्स की हमें अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए।